बहुत ही फैसिनेटिंग सफर पर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ से कहाँ तक? अर्थ के अंदर से लेकर उससे भी कहीं दूर सूरज तक उसके डायनामिक प्रोसेसेस को समझेंगे। अच्छा, मतलब सन के वो मूड स्विंग्स जैसे सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज। हाँ वही, देखेंगे कि वो हमें कैसे इफेक्ट करते हैं। और फिर हम पृथ्वी के कोर तक भी जाएंगे। उसके लेयर्स, मूवमेंट्स, ये सब। एग्जैक्टली और ये समझना जरूरी है क्योंकि यही प्रोसेसेस तो हमारी दुनिया को शेप करते हैं, पहाड़ों से लेकर हमारे एटमॉस्फेयर तक सब कुछ। सही कहा। तो तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। चलो। तो पहले हम सन की तरफ देखेंगे, है ना, कि वहां से आने वाली एनर्जी और पार्टिकल्स अर्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। फिर हम अर्थ के अंदर झांकेंगे, उसके अलग अलग लेयर्स को समझेंगे, मतलब केमिकली भी और मैकेनिकली भी। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे अर्थ के अंदर और बाहर के फोर्सेस वो मिलकर हमारे प्लैनेट के सरफेस को लगातार बदलते रहते हैं। इट्स ऑल कनेक्टेड। बढ़िया प्लान है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? लेट्स स्टार्ट विद सोलर सिस्टम डायनामिक्स अफेक्टिंग अर्थ। ओके। अच्छा, क्या आपको पता है कि सन से निकला एक बड़ा सा पार्टिकल्स का क्लाउड, मतलब एक सीएमई, वो अर्थ तक पहुंचने में 15 से 18 घंटे या उससे भी ज्यादा टाइम ले सकता है? हाँ, ये बात कई लोगों को सरप्राइज करती है। लगता है सब लाइट की स्पीड से आता होगा, है ना? जबकि ये पार्टिकल्स हैं, इनमें मास है, तो इंटरेस्टिंग है ये। बिल्कुल। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कुछ की सोलर फिनोमेना। पहले बात करेंगे कोरोनल मास इजेक्शंस यानी सीएमईज की, ठीक है। फिर सोलर फ्लेयर्स, फिर वो कांस्टेंट सोलर विंड, उससे होने वाले जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, और वो खूबसूरत ऑरोरास। हाँ, और आखिर में सन स्पॉट्स और उनकी साइकिल्स। तो शुरू करें सीएमई से। लेट्स गो। कोरोनल मास इजेक्शंस। ओके, तो ये सीएमईज आखिर हैं क्या? बेसिकली ये सन के कोरोना से, मतलब उसकी जो सबसे बाहरी एटमॉस्फेरिक लेयर है। हाँ, कोरोना। सन का बाहरी एटमॉस्फेयर इतना गर्म है कि वहां मैटर गैस नहीं, प्लाज्मा स्टेट में होता है। हाँ, एक तरह का सुपर हॉट सूप कह सकते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स का। एग्जैक्टली। और ये प्लाज्मा बहुत एनर्जेटिक होता है। तो जब इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि सन की ग्रेविटी उसे रोक नहीं पाती, तो वो स्पेस में फट पड़ता है, बर्स्ट हो जाता है। उसी को हम सीएमई कहते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे 2012 में एक बहुत बड़ा सीएमई अर्थ के ऑर्बिट को बस नैरोली मिस कर गया था। अगर वो हिट करता तो सोचिए हमारे पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स का क्या होता। सीरियस डैमेज हो सकता था। इससे पता चलता है हमारी टेक्नोलॉजी कितनी वल्नरेबल है। सही बात है। अच्छा, कुछ सवाल। तो आसान शब्दों में प्लाज्मा क्या है? A super hot state of matter made of charged particles, मतलब ionized gas. ओके। और सीएमई पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से क्यों नहीं चलते? Because they are particles with mass, not pure electromagnetic radiation like light. Light तो photons है, massless. ये particles हैं. गॉट इट। और जब एक सीएमई अर्थ को हिट करता है तो क्या असर हो सकता है? Damage to satellites and power grids. और भी बहुत कुछ, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कत. ओके, थिंक अबाउट दैट। So in short, CMEs सूरज से निकलने वाले प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के बड़े बर्स्ट हैं, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं और अर्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं सोलर फ्लेयर्स पर। लोग अक्सर सीएमईज और सोलर फ्लेयर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? पर ये अलग हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। सोलर फ्लेयर्स असल में सन पर होने वाले जबरदस्त एनर्जी रिलीज इवेंट्स हैं। एनर्जी रिलीज कैसे? ऐसे समझिए कि सन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। वो नॉर्मली सबसे सिंपल रास्ता लेना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से ये लाइंस बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाती हैं। जैसे कोई रबर बैंड उलझ गया हो। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और जब ये उलझी हुई ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अचानक से स्नैप करती हैं, मतलब वापस अपने सिंपल रास्ते पर आती हैं, तब बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी रिलीज सोलर फ्लेयर है। हमें सन के सरफेस पर एक सडन तेज रोशनी की तरह दिखता है। अच्छा। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये सीएमईज को ट्रिगर कर सकती है, इसलिए ये अक्सर साथ में होते हैं पर हैं अलग अलग चीजें। समझ गया। तो फ्लेयर एक तरह से लाइट और एनर्जी का फ्लैश है, जबकि सीएमई असल स्टफ, मतलब प्लाज्मा का इजेक्शन। एग्जैक्टली। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। सोलर फ्लेयर में एनर्जी रिलीज का मेन कॉज क्या है? ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सडनली सिंप्लीफाइंग देयर स्ट्रक्चर, उनका रीअरेंज होना। क्या सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज एक ही चीज है? नहीं, फ्लेयर्स आर एनर्जी रिलीजेस, सीएमईज आर मास इजेक्शंस। दो फ्लेयर्स कैन ट्रिगर सीएमईज। नहीं, अलग है पर जुड़े हो सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर अर्थ की तरफ डायरेक्टेड हो तो हमें क्या दिखेगा या फील होगा? सडन रेडियो ब्लैकआउट्स, नेविगेशनल इश्यूज, जो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन है वो गड़बड़ा जाता है। ओके, थिंक अबाउट इट। इन शॉर्ट, सोलर फ्लेयर्स सन के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड रिकॉन्फ़िगरेशन से होने वाले अचानक पावरफुल एनर्जी बर्स्ट हैं जो अक्सर सीएमई से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं सोलर विंड एंड हीलियोस्फीयर की। ओके, सीएमईज तो हो गए बड़े सडन इवेंट्स, लेकिन सन से लगातार धीरे धीरे भी तो चार्ज पार्टिकल्स निकलते रहते हैं।
हाँ बिल्कुल सही। ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स की कांस्टेंट स्ट्रीम है जो सन के कोरोना से निकलती रहती है, उसे हम सोलर विंड कहते हैं। तो ये सीएमई जैसा बड़ा बर्स्ट नहीं है? नहीं, ये एक कंटिन्यूअस फ्लो है, धीमा पर लगातार। और ये सोलर विंड पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई है और हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक बहुत बड़ा बबल बनाती है। बबल? हाँ, एक प्रोटेक्टिव बबल जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। ये बबल हमें बाहर से आने वाली कुछ खतरनाक इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाता भी है, शील्ड करता है। इंटरेस्टिंग। तो ये हीलियोस्फीयर हमारे सोलर सिस्टम का एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड है। अच्छा, तो कुछ सवाल, क्या सोलर विंड एक सडन इवेंट है जैसे सीएमई? नहीं, ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम है। नहीं, वो लगातार बहती है। हीलियोस्फीयर क्या डिफाइन करता है? वो रीजन जहां तक सन के सोलर विंड का इन्फ्लुएंस है, एक प्रोटेक्टिव बबल, वो एरिया जहां तक सन का दबदबा है सोलर विंड का। सोलर विंड और सीएमई में मेन डिफरेंस क्या है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के टर्म्स में? सोलर विंड इज कंटिन्यूअस एंड लेस इंटेंस, सीएमई इज अ सडन वेरी इंटेंस बर्स्ट। सोलर विंड लगातार, कम इंटेंस, सीएमई अचानक, बहुत इंटेंस। गॉट इट। थिंक। इन शॉर्ट, सोलर विंड सन से लगातार निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की धारा है जो हीलियोस्फीयर नाम का एक प्रोटेक्टिव बबल बनाती है। चलिए अब देखते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। तो जब ये सीएमईज या कभी-कभी बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर विंड अर्थ तक पहुंचते हैं तो क्या होता है? तब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। हमारी धरती का अपना एक नेचुरल शील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ। तो इस टक्कर से, इस इंटरैक्शन से अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है, उसी को हम जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। मतलब जैसे सोलर पार्टिकल्स ने अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को हिट किया और वो कांपने लगी। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, इंटेंस वॉबलिंग या वाइब्रेशन। और इसका असर काफी दूर तक हो सकता है, जैसे 1859 में कैरिंगटन इवेंट हुआ था। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो एक बहुत बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था जिसने पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में टेलीग्राफ सिस्टम फेल कर दिए थे। कुछ ऑपरेटर्स को तो बिजली के झटके भी लगे थे। अरे बाप रे। और आज की तारीख में तो हम टेक्नोलॉजी पर कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं। सैटेलाइट्स, जीपीएस सिग्नल्स, पावर ग्रिड्स, रेडियो कम्युनिकेशन, सब अफेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स को भी इन स्टॉर्म्स के दौरान एक्स्ट्रा रेडिएशन से प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। अर्थ पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का कॉज क्या है? इंटरैक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग सोलर पार्टिकल बर्स्ट्स लाइक फ्रॉम सीएमईज विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सोलर पार्टिकल्स का अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराना। इससे अफेक्ट होने वाली एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दें। जीपीएस नेविगेशन और पावर ग्रिड्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी। और एस्ट्रोनॉट्स क्यों ज्यादा वल्नरेबल होते हैं? दे आर आउटसाइड अर्थ्स प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर एंड क्लोजर टू द इनकमिंग रेडिएशन। वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के प्रोटेक्शन से बाहर होते हैं। राइट। थिंक अबाउट दैट वल्नरेबिलिटी। इन शॉर्ट, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में सोलर इवेंट्स की वजह से होने वाले बड़े डिस्टर्बेंस है जो टेक्नोलॉजी को प्रभावित करते हैं और ऑरोरा भी पैदा कर सकते हैं। और यहीं से आते हैं ऑरोराज पर। ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से जुड़े हैं खूबसूरत ऑरोराज या पोलर लाइट्स। ये कैसे बनते हैं? हाँ, ये कुदरत के कमाल के लाइट शोज होते हैं। ये तब बनते हैं जब सोलर विंड या सीएमई से आए चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, खासकर मैग्नेटिक पोल्स के पास। पोल्स के पास ही क्यों? बताऊंगी। तो जब ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वहां की गैसों, खासकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक्साइट कर देते हैं। एक्साइट मतलब गैस मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन वो स्टेट स्टेबल नहीं होता। अच्छा। तो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी को लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स के रूप में रिलीज करते हैं, और यही फोटॉन्स हमें आसमान में नाचती हुई रोशनी की तरह दिखते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। और ये पोल्स के पास ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पर कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं, तो चार्ज्ड पार्टिकल्स वहां नेचुरली फनल हो जाते हैं, खिंचे चले आते हैं। अच्छा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन्हें ऑरोरा बोरियालिस नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न लाइट्स। पिछले साल तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म की वजह से ये लद्दाख जैसी अनयूजुअल जगह पर भी दिखे थे। हाँ, मैंने पढ़ा था। अमेजिंग। अच्छा, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ऑरोरा में लाइट कैसे बनती है? एक्साइटेड एटमॉस्फेरिक गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन रिलीजिंग एनर्जी एज फोटॉन्स। जब एटमॉस्फेयर की गैसें एक्साइट होकर वापस नॉर्मल होती हैं, तब लाइट निकलती है। ऑरोराज आमतौर पर पोल्स के पास क्यों दिखते हैं? Earth's magnetic field lines guide the solar particles towards the poles. मैग्नेटिक फील्ड उन्हें वहां खींच लाती है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड न होता तो क्या हमें ऑरोरा दिखते? Probably not in the same way, और solar radiation would be much more harmful. शायद इस तरह नहीं दिखते। और हाँ, सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता हमारे लिए। Right. थिंक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। In short, auroras कमाल की नेचुरल लाइट्स है जो तब बनती हैं जब सोलर पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के पास एटमॉस्फेयर की गैसों को एक्साइट करते हैं। अब आते हैं आखिरी सोलर टॉपिक पर, सनस्पॉट्स एंड साइकिल्स। हाँ, सनस्पॉट्स। ये सन के सरफेस पर दिखने वाले टेम्पररी, गहरे रंग के और ठंडे हिस्से होते हैं। ठंडे मतलब बर्फ जैसा? नहीं, ठंडे मतलब अपने आसपास के एरिया से ठंडे होते, तो वो भी बहुत ही गर्म है। इनका सीधा कनेक्शन सोलर एक्टिविटी से है। वो कैसे? जब सन पर बहुत सारे सनस्पॉट्स होते हैं, उस पीरियड को हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं।
इस टाइम पर सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज जैसी एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। अच्छा। और जब सनस्पॉट बहुत कम होते हैं तो उसे सोलर मिनिमम कहते हैं और तब सोलर एक्टिविटी भी कम होती है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम ये चलता रहता है। हाँ, और ये रैंडम नहीं होता। सनस्पॉट्स एक साइकिल फॉलो करते हैं। सबसे जानी मानी साइकिल लगभग 11 साल की होती है। इसमें सनस्पॉट्स कम से मैक्सिमम और फिर वापस कम होते हैं। 11 साल? हाँ, और इसके अलावा लंबी साइकिल्स के भी सबूत है जो सदियों में अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे 17वीं सदी में मॉन्डर मिनिमम था जब सनस्पॉट्स बहुत कम थे और वो लिटिल आइस एज के साथ मेल खाता है। वाओ, क्लाइमेट से भी कनेक्शन। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। सनस्पॉट्स अपने आसपास के एरिया से ज्यादा गर्म होते हैं या ठंडे? कूलर, रिलेटिवली ठंडे। हाँ। सोलर मैक्सिमम के टाइम क्या होता है? More sunspots, higher solar activity like flares and CMEs. ज्यादा सनस्पॉट्स, ज्यादा सोलर एक्टिविटी। मेन सनस्पॉट साइकिल कितने टाइम का होता है? अप्रॉक्सीमेटली 11 years। लगभग 11 साल। ओके। Think about these cycles. In short, sunspots सन पर टेम्पररी ठंडे धब्बे हैं जो सोलर एक्टिविटी की साइकिल से जुड़े हैं। ये सोलर मैक्सिमम में पीक करते हैं और सोलर मिनिमम में कम हो जाते हैं, लगभग 11 साल की साइकिल में। तो ये था सन का हम पर असर। काफी कुछ है। हाँ बिल्कुल। अब चलें अर्थ के अंदर। हाँ, अब एक्सप्लोर करते हैं अर्थ इंटीरियर। हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, पर कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे एकदम अंदर क्या चल रहा है? हम देख नहीं सकते पर वो सब कुछ शेप करता है। बिल्कुल। हाँ। तो इस सेक्शन में हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करना क्यों जरूरी है। हाँ। फिर हमें इसके बारे में जानकारी मिलती कैसे है, मतलब सोर्सेस क्या हैं। ठीक है। उसके बाद हम अर्थ के लेयर्स को समझेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर, क्रस्ट, मैंटल, कोर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर वगैरह। और आखिर में इन लेयर्स के बीच की इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज, जिन्हें डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं, उन्हें देखेंगे। ग्रेट। तो पहला सवाल, व्हाई स्टडी अर्थ्स इंटीरियर? ओके, तो जमीन के अंदर की बात जानना जरूरी क्यों है, मतलब क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहले जो भी अर्थ के सरफेस पर हो रहा है, जैसे पहाड़ों का बनना, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, ये सब अंदर की एनर्जी और प्रोसेसेस से जुड़े हैं। इन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, एंडो मतलब अंदर से आने वाले? हाँ। इसके अलावा अंदर की जानकारी हमें बताती है कि अलग अलग मिनरल्स कहाँ मिल सकते हैं। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी है। हमारे एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन भी काफी हद तक वोल्केनिक आउटगैसिंग से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, जो इंटीरियर से ही हुआ। और सबसे जरूरी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सोलर विंड से बचाता है, वो भी तो कोर में ही जनरेट होता है। तो इंटीरियर को समझना मतलब पूरे प्लैनेट सिस्टम को समझना है। सही बात है। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, इंटीरियर को समझना सरफेस प्रोसेसेस के लिए क्यों जरूरी है, एक कारण बताइए। टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड माउंटेन बिल्डिंग, सरफेस पर जो हो रहा है उसका कारण अंदर है। इंटीरियर का एटमॉस्फेयर से क्या कनेक्शन है? अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड फ्रॉम वोल्केनिक गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर। शुरुआत का एटमॉस्फेयर अंदर से निकली गैसों से बना। अर्थ का प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट होता है? इन द अर्थ्स कोर। अर्थ के कोर में। ओके, थिंक। इन शॉर्ट, अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करना जरूरी है ताकि हम सरफेस फीचर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एटमॉस्फेयर की हिस्ट्री और अर्थ के प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकें। अब सवाल यह है कि सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब हम इतने अंदर के बारे में जानते कैसे हैं, सीधे तो जान नहीं सकते। सही कहा। हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज वो हैं जहां हम असल मटेरियल को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि गहरी माइनिंग ऑपरेशंस, हालांकि वो सिर्फ सरफेस को ही खरोच पाते हैं। फिर है साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल जो 12 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा गया था। बाप रे, 12 किलोमीटर? हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सोर्स है वोल्केनोस से निकला हुआ मटेरियल, मैग्मा या लावा। ये हमें अंदर की चट्टानों का डायरेक्ट सैंपल देते हैं। और इनडायरेक्ट सोर्सेज? इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम सीधे मटेरियल नहीं देखते, बल्कि प्रॉपर्टीज को स्टडी करके अंदाजा लगाते हैं, जैसे कि मीटियोराइट्स का एनालिसिस। मीटियोराइट्स, उनका क्या लेना देना? माना जाता है कि मीटियोराइट्स सोलर सिस्टम के बनने के टाइम बने थे, तो उनका कॉम्पोजिशन अर्थ के कोर जैसा हो सकता है। ये हमें क्लू देते हैं। अच्छा। फिर अर्थ की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशंस होते हैं, उनको स्टडी करना भी क्लू देता है। लेकिन सबसे पावरफुल टूल है साइज्मिक वेव्स का एनालिसिस, यानी अर्थक्वेक वेव्स। हाँ, ये वेव्स अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं और अलग अलग लेयर्स में उनकी स्पीड और डायरेक्शन बदलती है, जैसे लाइट प्रिज्म से गुजरते हुए मुड़ जाती है। इससे हमें अंदर के स्ट्रक्चर का एक डिटेल्ड मैप जैसा मिल जाता है। कमाल है। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, इंटीरियर के बारे में जानकारी का एक डायरेक्ट सोर्स बताइए। मटेरियल फ्रॉम माइंस और वोल्केनोज, माइन या ज्वालामुखी से निकला पदार्थ। एक इनडायरेक्ट सोर्स, एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट्स और साइज्मिक वेव्स, मीटियोराइट्स या साइज्मिक वेव्स। सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स कौन सा माना जाता है और क्यों? Seismic waves because their travel patterns reveal details about different layers. Seismic waves क्योंकि उनके ट्रैवल करने का तरीका अंदर के लेयर्स के बारे में बताता है। ओके, थिंक अबाउट हाउ वी नो व्हाट्स इनसाइड। इन शॉर्ट, हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में डायरेक्ट सैंपल्स, माइनिंग वोल्केनो, और इनडायरेक्ट क्लूज जैसे मीटियोराइट स्टडीज, ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड्स और सबसे जरूरी सीज्मिक वेव एनालिसिस से जानते हैं। चलिए अब लेयर्स की बात करते हैं। पहले केमिकल लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल, कोर।
केमिकल कंपोजिशन के आधार पर सबसे बाहर है क्रस्ट, अर्थ की सबसे पतली बाहरी स्किन। हाँ, जैसे सेब का छिलका। बिल्कुल। ये दो तरह की होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो जमीन बनाती है, मोटी होती है, कम डेंस होती है और मेनली ग्रेनाइटिक रॉक से बनी है जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, सियाल। और दूसरी है ओशियानिक क्रस्ट जो समंदर का फ्लोर बनाती है, पतली होती है, ज्यादा डेंस होती है और मेनली बेसाल्टिक रॉक से बनी है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, सीमा। तो सियाल और सीमा। हाँ। क्रस्ट के नीचे आती है मैंटल। हाँ। ये अर्थ की सबसे बड़ी लेयर है वॉल्यूम के हिसाब से, करीब 83% वॉल्यूम। इतना ज्यादा? हाँ, ये क्रस्ट से ज्यादा डेंस है और मेनली सिलिकेट रॉक से बनी है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम सीमा ज्यादा है। ये लेयर सॉलिड है लेकिन बहुत लंबे टाइम स्केल पर, मतलब लाखों सालों में ये धीरे धीरे बह सकती है, जैसे बहुत गाढ़ा शहद। इंटरेस्टिंग। और सबसे अंदर है कोर। ये बहुत ज्यादा डेंस है और मेनली मेटालिक निकल और आयन नाइफे से बना है। नाइफे? हाँ, इसका वॉल्यूम अर्थ का लगभग 16% है और कोर के भी दो हिस्से हैं, एक लिक्विड आउटर कोर और एक सॉलिड इनर कोर। लिक्विड और सॉलिड, वाह। अच्छा, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। जी। कौन सी क्रस्ट टाइप ज्यादा डेंस है? ओशियानिक क्रस्ट। अर्थ का सबसे बड़ा लेयर वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा है? मैंटल। कोर मेनली किन एलिमेंट से बना है? निकल एंड आयन नाइफे। निकल और आयन नाइफे। गॉट इट। थिंक अबाउट सियाल, सीमा, नाइफे। इन शॉर्ट, केमिस्ट्री के आधार पर अर्थ की 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे बाहरी सिलिकेट क्रस्ट सियाल सीमा, उसके नीचे बड़ी सिलिकेट मैंटल सीमा और सबसे अंदर डेंस मेटालिक कोर नाइफे। अब देखते हैं मैकेनिकल लेयर्स। हाँ, अब लेयर्स को उनके फिजिकल स्टेट या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर देखते हैं, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है और कितने मजबूत हैं। ठीक है। सबसे ऊपर है लिथोस्फेयर। लिथो मतलब पत्थर। इसमें पूरी क्रस्ट और मैंटल का सबसे ऊपरी सॉलिड ब्रिटल हिस्सा आता है। ये कठोर प्लेट्स बनाता है जो मूव करती हैं। इन्हीं को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अच्छा, तो क्रस्ट लिथोस्फीयर का हिस्सा है? हाँ, क्रस्ट और अपर मैंटल का सॉलिड पार्ट। लिथोस्फीयर के ठीक नीचे है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो मतलब वीक या कमजोर। एस्थेनोस्फीयर ये भी अपर मैंटल का ही हिस्सा है, लेकिन ये सॉलिड नहीं बल्कि पार्शियली मोल्टन या प्लास्टिक जैसा है, गरम और कमजोर। इसी फिसलने वाली लेयर पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स तैरती हैं और मूव करती हैं। जैसे लकड़ी के टुकड़े। लिथोस्फीयर गाड़ी कीचड़, एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहे हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। एस्थेनोस्फीयर के नीचे आता है मेसोस्फीयर जो लोअर मैंटल को कोरिस्पॉन्ड करता है। ये एस्थेनोस्फीयर से ज्यादा मजबूत और सॉलिड है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है आउटर कोर जो, जैसा हमने कहा, सरप्राइजिंगली लिक्विड स्टेट में है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण आयन और निकल पिघले हुए हैं। इसी लिक्विड आउटर कोर के मूवमेंट से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओह, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ये लिक्विड आउटर कोर है। हाँ, और आखिर में सबसे सेंटर में है इनर कोर। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है, इतना एक्सट्रीम है कि हाई टेम्परेचर के बावजूद ये सॉलिड है। कमाल है, प्रेशर ओवरकम्स टेम्परेचर। अच्छा, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्रस्ट किस मैकेनिकल लेयर का पार्ट है? लिथोस्फीयर का। कौन सी लेयर सेमी सॉलिड है जिस पर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं? एस्थेनोस्फीयर। इनर कोर लिक्विड है या सॉलिड, और क्यों? सॉलिड बिकॉज द इमेंस प्रेशर ओवरकम्स द हाई टेम्परेचर। सॉलिड है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। राइट। थिंक अबाउट दीज फिजिकल लेयर्स। इन शॉर्ट, मैकेनिकली अर्थ की लेयर्स में शामिल हैं रिजिड लिथोस्फीयर प्लेट्स, वीक प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर जिस पर प्लेट्स मूव करती हैं, सॉलिड मेसोस्फीयर लोअर मेंटल, लिक्विड आउटर कोर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और सॉलिड इनर कोर। हमने लेयर्स के बीच बाउंड्रीज की बात की थी, डिसकंटिन्यूटीज, यही है वो? हाँ बिल्कुल। डिसकंटिन्यूटीज असल में वो बाउंड्रीज है जहां सीस्मिक वेव्स की स्पीड या डायरेक्शन अचानक बदल जाती है। इससे पता चलता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, कॉम्पोजिशन या फिजिकल स्टेट में बड़ा बदलाव आया है। अच्छा। कुछ मेजर डिसकंटिन्यूटीज हैं जो याद रखनी चाहिए। 1. मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, या शॉर्ट में मोहो। ये क्रस्ट और मैंटल के बीच में है। मोहो। 2. गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये मैंटल और आउटर कोर के बीच में है। गुटेनबर्ग। हाँ, और भी है जैसे रिपेटी मैंटल के अंदर और लेमन आउटर और इनर कोर के बीच, लेकिन मोहो और गुटेनबर्ग सबसे फंडामेंटल है जो मेन केमिकल लेयर्स को अलग करती हैं। ओके, तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। अर्थ के इंटीरियर में डिसकंटिन्यूटी क्या रिप्रेजेंट करती है? A boundary where material properties change significantly detected by changes in seismic wave behavior. एक बाउंड्री जहां मटेरियल बदलता है जिसे seismic waves पकड़ लेती हैं। मैंटल और कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी का नाम बताइए। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग। क्रस्ट और मैंटल के बीच कौन सी है? मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, मोहो। मोहोरोविसिक या मोहो। गॉट इट। थिंक अबाउट दीज बाउंड्रीज। इन शॉर्ट,
डिसकंटिन्यूटीज अर्थ की लेयर्स के बीच की बाउंड्रीज हैं जहां साइज्मिक वेव प्रॉपर्टीज अचानक बदलती हैं, जैसे मोहो क्रस्ट मैंटल और गुटनबर्ग मैंटल कोर। डायग्राम इंपॉर्टेंस एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, है ना? जब भी अर्थ के इंटीरियर की बात हो, एक डायग्राम बनाना बहुत मददगार होता है। हाँ बिल्कुल, वो गोल वाला डायग्राम जिसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्रस्ट मैंटल कोर दिखाते हैं, या फिर वो वेज डायग्राम जिसमें केमिकल और मैकेनिकल लेयर्स दोनों दिखाते हैं। विजुअलाइजेशन से कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। सही। तो एक टास्क लिसनर्स के लिए अभी ट्राई कीजिए। एक सिंपल क्रॉस सेक्शन बनाइए जिसमें क्रस्ट, मैंटल, अपर लोअर, आउटर को और इनर को लेबल करें। हाँ, और ये सेंटेंस जोर से बोलिए। अर्थ हैज लेयर्स लाइक एन अनियन, स्टार्टिंग विद द क्रस्ट, देन मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। थिंक। इन शॉर्ट, डायग्राम्स का इस्तेमाल अर्थ के इंटीरियर के लेयर स्ट्रक्चर को समझने और समझाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी अर्थ के अंदर की कहानी। अब देखें कि अर्थ के अंदर और बाहर के फोर्सेस मिलकर सरफेस पर क्या करते हैं। बिल्कुल। हमारा फाइनल टॉपिक है अर्थ मूवमेंट्स। कभी सोचा है कि हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे बने, या फिर ये कॉन्टिनेंट्स कैसे अपनी जगह बदलते रहते हैं? हाँ, ये सब अर्थ के अंदर और सरफेस पर होने वाले पावरफुल मूवमेंट्स का नतीजा है। एग्जैक्टली। तो यहाँ हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहले एंडोजेनिक यानी अंदरूनी फोर्सेस वर्सेस एक्सोजेनिक यानी बाहरी फोर्सेस। फिर एंडोजेनिक फोर्सेस के टाइप्स, स्लो वाले डायस्ट्रॉफिक जिसमें ओरोजेनिक यानी माउंटेन बिल्डिंग और एप्यूरोजेनिक यानी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग आते हैं, और सडन वाले कैटास्ट्रॉफिक जैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज। ठीक है। उसके बाद एक्सोजेनिक प्रोसेसेस पर फोकस करेंगे, खासतौर पर डिनोडेशन जिसमें वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन शामिल है। और आखिर में देखेंगे कि डिनोडेशन का महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं एंडोजेनिक वर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस से। अर्थ के मूवमेंट्स को हम एनर्जी सोर्स के आधार पर दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। हाँ, एंडोजेनिक फोर्सेस वो हैं जिनकी एनर्जी अर्थ के अंदर से आती है, जैसे मैंटल और कोर में रेडियो एक्टिव डीके से, और अर्थ के बनने के समय की बची हुई गर्मी प्राइमोर्डियल हीट से। और ये फोर्सेस आमतौर पर क्या करते हैं? ये फोर्सेस आमतौर पर अर्थ के सरफेस पर ऊंचा नीचा बनाते हैं, मतलब रिलीफ क्रिएट करते हैं, पहाड़ बनाते हैं, पठार उठाते हैं। सही। और एक्सोजेनिक सोर्सेस, एक्सो इक्वल्स बाहर, वो हैं जिनकी एनर्जी अर्थ के बाहर से आती है, मेनली सन से। सूरज से? कैसे? सोलर एनर्जी ही तो मौसम चलाती है। वाटर साइकिल, हवा, लहरें, ग्लेशियर सब उसी से चलते हैं। ये फोर्सेस आमतौर पर अर्थ के सरफेस को समतल करने का, लेवल करने का काम करते हैं। मतलब जो उठा हुआ है उसे घिस डालते हैं, इरोजन, और जो नीचा है उसे भर देते हैं, डिपोजिशन। हाँ बिल्कुल। एक एनालॉजी यूज कर सकते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस पहाड़ बनाते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस उन्हें दाना दाना करके तोड़ने की कोशिश करते हैं। बढ़िया एनालॉजी है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। एंडोजेनिक फोर्सेस की एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम इनसाइड द अर्थ रेडियो एक्टिविटी एंड प्राइमोर्डियल हीट। अर्थ के अंदर से रेडियो एक्टिविटी और पुरानी गर्मी। एक्सोजेनिक फोर्सेस को प्राइमरीली कौन पावर करता है? द सन, सूरज। कौन सा फोर्स आमतौर पे लैंडस्केप को बनाता है, ऊंचा करता है? एंडोजेनिक। एंडोजेनिक। ओके, थिंक अबाउट दिस फंडामेंटल डिफरेंस। इन शॉर्ट, एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के अंदर से उत्पन्न होते हैं, रिलीफ बनाते हैं, जबकि एक्सोजेनिक फोर्सेस बाहर से सन द्वारा संचालित उत्पन्न होते हैं और सरफेस को घिसकर समतल करते हैं। अब देखते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट्स। डायस्ट्रॉफिक, स्लो। एंडोजेनिक फोर्सेस को स्पीड के आधार पर देखें। पहले हैं डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स। ये बहुत धीमे होते हैं, लाखों साल लगते हैं इनका असर दिखने में। बहुत धीमे। इनके दो मेन टाइप्स हैं। वन, ओरोजेनिक। ओरोस इज इक्वल्स टू पहाड़, जेनेसिस इज इक्वल्स टू उत्पत्ति। ये माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स हैं। ये ज्यादातर हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्सेस के कारण होते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस? हाँ, मतलब साइड से लगने वाले। अगर फोर्सेस कंप्रेशनल हैं, यानी प्लेट्स एक दूसरे को दबा रही हैं, तो फोल्डिंग होती है, जिससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे हिमालय या एल्प्स। अच्छा, फोल्डिंग से। और अगर फोर्सेस टेंशनल हैं, यानी प्लेट्स एक दूसरे से दूर खींच रही हैं, तो फॉल्टिंग होती है, जिससे ब्लॉक माउंटेन्स या रिफ्ट वैलीज बन सकते हैं, जैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। फॉल्टिंग से ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। और दूसरा टाइप? 2, अपीरोजेनिक। पीरोस में पीरोस का मतलब है कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट्स हैं। ये मेनली वर्टिकल रेडियल फोर्सेस के कारण होते हैं, जो बड़े बड़े लैंडमास को या तो ऊपर उठाते हैं, अप वॉपिंग, या नीचे धसाते हैं, डाउन वॉपिंग, बिना ज्यादा फोल्डिंग या फॉल्टिंग के। जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स का धीरे धीरे ऊपर उठना या नीचे जाना। समझ गई। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, ओरोजेनिक का मतलब क्या है? माउंटेन बिल्डिंग, पहाड़ बनना। फोल्डिंग किस टाइप के फोर्स से होती है? कंप्रेशनल फोर्सेस पुशिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्स है। एपाइरोजेनिक मूवमेंट्स मेनली हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल? वर्टिकल, causing broad uplift or subsidence of continents. Vertical. कॉन्टिनेंट्स का ऊपर नीचे होना। Okay. Think about these slow, large-scale movements. इन शॉर्ट? धीमे। Diastrophic movements में शामिल हैं ओरोजेनिक, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से पहाड़ बनना, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, और एपेरोजेनिक, वर्टिकल फोर्सेस से कॉन्टिनेंट्स का ऊपर नीचे होना। हाँ। अब आते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट्स, कैटास्ट्रॉफिक पर। एंडोजेनिक फोर्सेस का दूसरा टाइप है कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये अचानक होते हैं और इनका असर तुरंत और अक्सर विनाशकारी होता है। हाँ, जैसे अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस। बिल्कुल। ये भी एंडोजेनिक एनर्जी, अंदर की गर्मी से ही चलते हैं, लेकिन इनका असर बहुत तेजी से दिखता है।
एक अर्थक्वेक कुछ सेकंड्स या मिनट्स में भारी बदलाव ला सकता है। सही। और एक वॉल्केनिक एरप्शन तो दिनों या हफ्तों में पूरे लैंडस्केप को बदल सकता है, जैसे 1980 में माउंट सेंट हेलेंस का एरप्शन हुआ था। हाँ, इनके इसी सडननेस की वजह से इन्हें नेचुरल हजार्ड्स माना जाता है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, कैटास्ट्रोफिक एंडोजेनिक मूवमेंट का एक उदाहरण दें। अर्थक्वेक और वोल्केनो, भूकंप या ज्वालामुखी। इन्हें कैटास्ट्रोफिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर सडन एंड ऑफन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये अचानक और विनाशकारी होते हैं। क्या अर्थक्वेक सिर्फ विनाश करते हैं या कुछ बना भी सकते हैं? मेनली डिस्ट्रक्टिव, बट एसोसिएटेड फॉल्टिंग कैन क्रिएट सम फीचर्स लाइक स्कार्प्स। मेनली तो विनाशकारी हैं, पर उनसे जुड़ी फॉल्टिंग से कुछ फीचर्स बन सकते हैं, जैसे स्कार्प्स। ओके, थिंक अबाउट सडन वर्सेस स्लो फोर्सेस। इन शॉर्ट, कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट्स जैसे अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज अचानक होने वाले पावरफुल एंडोजेनिक इवेंट्स हैं, जो अंदर की गर्मी से चलते हैं और जिनका असर तुरंत होता है। अब आते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस इन डिनोडेशन पर। हाँ, अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की बात करते हैं, जिनका काम है एंडोजेनिक फोर्सेस द्वारा बनाई गई ऊंच नीच को कम करना। इन सभी लेवलिंग प्रोसेसेस को मिलाकर हम डिन्यूडेशन कहते हैं। डिन्यूडेशन मतलब? डिन्यूडेशन का मतलब होता है नंगा करना या उघाड़ना, मतलब जमीन की ऊपरी परत को हटाना। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। 1. वेदरिंग, ये चट्टानों का इन सीटू यानी अपनी जगह पर ही टूटना फूटना है। ये फिजिकल हो सकता है, जैसे टेम्परेचर बदलने से दरारें पड़ना, केमिकल जैसे एसिड रेन से चूना पत्थर का घुल जाना, या बायोलॉजिकल जैसे पौधों की जड़ों का दरारें चौड़ी करना। इसमें मटेरियल का ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं होता। अच्छा, वेदरिंग मतलब सिर्फ टूटना। हाँ। 2. इरोजन, ये चट्टानों का टूटना और उस टूटे हुए मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना है। एजेंट्स जैसे बहता पानी, नदियां, हवा, ग्लेशियर या समुद्री लहरें ये काम करते हैं। ये एक्स सीटू प्रोसेस है। यही वेदरिंग और इरोजन का की डिफरेंस है, मटेरियल का मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट। समझ गया। वेदरिंग अपनी जगह, इरोजन टूटकर बह जाना। तीसरा, मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग, ये टूटे हुए वेदर्ड मटेरियल का ढलान से नीचे की तरफ खिसकना है, सिर्फ ग्रेविटी के असर से, जैसे लैंडस्लाइड्स, सॉइल क्रीप, बहुत धीमा खिसकना, रॉक फॉल्स, एवलांच। पानी इसमें मदद कर सकता है, लुब्रिकेट कर सकता है, पर मेन ड्राइवर ग्रेविटी ही है। अच्छा। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, वेदरिंग और इरोजन में मेन डिफरेंस क्या है? ट्रांसपोर्ट, इरोजन इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रोकन मटेरियल, वेदरिंग डज नॉट। इरोजन में ट्रांसपोर्ट शामिल है, वेदरिंग में नहीं। वेदरिंग इन सिटू है या एक्स सिटू? इन सिटू, इन प्लेस, इन सिटू, अपनी जगह पर। मास मूवमेंट का प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स क्या है? ग्रेविटी, ग्रेविटी। ओके, थिंक अबाउट दीज 3 प्रोसेसेस टुगेदर एज डेन्यूडेशन। इन शॉर्ट, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, जिन्हें मिलाकर डेन्यूडेशन कहते हैं, जमीन को समतल करते हैं। वेदरिंग, जगह पर टूटना, इरोजन, टूटने के साथ ट्रांसपोर्ट, और मास मूवमेंट, ग्रेविटी से ढलान पर खिसकना के जरिए। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग क्या है? मतलब वेदरिंग कितनी तेजी से होगी, ये किन बातों पर निर्भर करता है? इन्हें हम मोटे तौर पर क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स में बांट सकते हैं। हाँ, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, बार बार गर्म ठंडा होने से स्ट्रेस पड़ता है, मॉइस्चर, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या पानी दरारों में जमकर फैलता है, फ्रॉस्ट वेजिंग, और विंड, सूखे इलाकों में घिसाव, अब्रेजन का बड़ा रोल है। तो गर्म और नमी वाले इलाकों में केमिकल वेदरिंग तेज होगी। बिल्कुल, और ठंडे या सूखे इलाकों में फिजिकल वेदरिंग ज्यादा हो सकती है। और नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स? वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर। कुछ रॉक्स जैसे क्वार्ट्जाइट बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि लाइमस्टोन आसानी से वेदर हो जाता है। दरारें या जॉइंट्स रॉक्स को कमजोर बनाते हैं। फिर रिलीफ टोपोग्राफी, ज्यादा ढलान, फिजिकल वेदरिंग और मटेरियल के हटने को बढ़ावा देती है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, पौधों की जड़ें, जमीन में बिल बनाने वाले जानवर, यहाँ तक कि इंसानी गतिविधियां जैसे कंस्ट्रक्शन भी वेदरिंग को तेज करते हैं। हाँ, जैसे पुराने पत्थर के स्मारक प्रदूषित नमी वाले शहरों में रेगिस्तान की तुलना में जल्दी खराब होते हैं। सही उदाहरण है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, रोज का टेम्परेचर बदलना वेदरिंग कैसे करता है? रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट्स स्ट्रेस दैट क्रैक्स रॉक्स। बार बार फैलने सिकुड़ने से स्ट्रेस पैदा होता है, जो चट्टानों को तोड़ता है। फ्रॉस्ट वेजिंग क्या है? वाटर फ्रीजिंग एंड एक्सपैंडिंग इन रॉक क्रैक्स, फोर्सिंग देम अपार्ट। दरारों में पानी का जमना और फैलना, जिससे दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। अगर एक रॉक में बहुत दरारें हैं, तो वो जल्दी वेदर होगा या सॉलिड रॉक? The rock with cracks will weather faster because more surface area is exposed. दरारों वाला रॉक जल्दी वेदर होगा क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होता है। Exactly. Think about these influences. इन शॉर्ट, वेदरिंग की स्पीड, क्लाइमेट, टेम्परेचर, पानी, हवा, रॉक की खासियत, टाइप, स्ट्रक्चर, टोपोग्राफी और बायोलॉजिकल एजेंट्स पर निर्भर करती है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेन्यूडेशन पर। तो ये पूरा डेन्यूडेशन प्रोसेस इतना जरूरी क्यों है? इसके क्या फायदे? इसके कई महत्वपूर्ण रोल्स हैं। सबसे पहले तो लैंडस्केप एवोल्यूशन, पहाड़ियां, घाटियां, मैदान, समुद्री तक, ये सब डेन्यूडेशन से ही बनते और बदलते हैं। दूसरा, सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी असल में क्या है? वेदर्ड रॉक मटेरियल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला हो। तो अगर डेन्यूडेशन नहीं तो खेती के लिए मिट्टी भी नहीं। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। तीसरा, रिसोर्स एक्सपोजर। डेन्यूडेशन नरम चट्टानों को हटाकर
कीमती मिनरल डिपॉजिट्स को एक्सपोज कर सकता है। जैसे छोटा नागपुर पठार में आयरन और डिपॉजिट्स ऊपर की चट्टानें हटने के बाद ही एक्सेसिबल हुए। अच्छा। चौथा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। वेदरिंग चट्टानों से जरूरी मिनरल्स रिलीज करती है जो इकोसिस्टम्स के लिए जरूरी हैं। ये असल में अर्थ का नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम है। कमाल है। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, डेन्यूडेशन खेती में कैसे मदद करता है? बाय क्रिएटिंग सॉइल थ्रू वेदरिंग, वेदरिंग से मिट्टी बनाकर। कुछ पुराने पठार मिनरल्स में रिच क्यों होते हैं? Because denudation removed softer overlying rocks, concentrating harder resistant mineral deposits. क्योंकि denudation ने ऊपर के नरम चट्टानें हटा दी, जिससे सख्त resistant mineral deposits concentrate हो गए। डेन्यूडेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? Excessive erosion can lead to soil loss and land degradation, landslides. बहुत ज्यादा इरोजन से मिट्टी का नुकसान, जमीन खराब होना या लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। Right. Think about the good and bad sides. इन शॉर्ट, denudation लैंडस्केप बनाने, मिट्टी बनाने, न्यूट्रिएंट साइकिल करने, रिसोर्सेज एक्सपोज करने और आमतौर पर अर्थ के सरफेस प्रोसेसेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। Recap and active recall. वाओ, ये तो वाकई एक लंबा और गहरा सफर था। सन की एक्टिविटी से लेकर अर्थ के कोर तक और फिर वापस सरफेस प्रोसेसेस तक। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। हाँ जरूर। सोलर डायनामिक्स अफेक्टिंग अर्थ। हमने देखा CMEs, सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ऑरोराज और सनस्पॉट्स कैसे सन की एक्टिविटी को दिखाते हैं और अर्थ के एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी पर असर डालते हैं। अर्थ्स इंटीरियर। हमने समझा कि अर्थ के अंदर देखना क्यों जरूरी है, जानकारी कैसे मिलती है, खासकर सीस्मिक वेव से, और उसके केमिकल लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल, कोर और मैकेनिकल लेयर्स, लिथोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर वगैरह क्या हैं, साथ ही मोहो और गुडनबर्ग जैसी की डिसकंटिन्यूइटीज। बिल्कुल। अर्थ मूवमेंट्स हमने एंडोजेनिक अंदरूनी बनाने वाले और एक्सोजेनिक बाहरी समतल करने वाले फोर्सेस में फर्क समझा। एंडोजेनिक के धीमे, ओरोजेनिक, एपायरोजेनिक और अचानक अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस टाइप्स देखे, और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस डेन्यूडेशन, वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट और उनके महत्व को समझा। एकदम सही। अब कुछ क्विक रिकॉल क्वेश्चंस लिसनर्स के लिए। 1. सोलर फ्लेयर और CME में मुख्य अंतर क्या है? फ्लेयर इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी लाइट, CME इज एन इजेक्शन ऑफ मास प्लाज्मा। फ्लेयर एनर्जी लाइट का बर्स्ट है, CME मास प्लाज्मा का इजेक्शन है। 2. अर्थ की मुख्य केमिकल लेयर्स के नाम बाहर से अंदर की ओर बताइए। क्रस्ट, मैंटल, कोर। क्रस्ट, मैंटल, कोर। 3. कौन सी मैकेनिकल लेयर टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने देती है? एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। 4. वेदरिंग और इरोजन में मुख्य अंतर क्या है? Erosion involves the transport of weathered material, weathering is just the breakdown in place. Erosion में ट्रांसपोर्ट शामिल है, weathering सिर्फ जगह पर टूटना है। 5. मास मूवमेंट को चलाने वाला प्राइमरी फोर्स क्या है? Gravity. ग्रेविटी। 6. ड्यूनोडेशन का एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव महत्व बताइए। Soil formation or exposing mineral resources or landscape creation. मिट्टी बनना या मिनरल रिसोर्स मिलना या लैंडस्केप बनना। बहुत अच्छे। अब आप अपने शब्दों में बताइए, इस पूरी चर्चा का मुख्य आइडिया क्या था? सन के एक्शन, अर्थ का इंटीरियर और सरफेस प्रोसेसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? थिंक। और ये रहा एक चैलेंज। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बीच का अंतर किसी काल्पनिक दोस्त को सिर्फ 1 मिनट में समझाने की कोशिश कीजिए। तैयार है? गो। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि सन से लेकर अर्थ के कोर तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। CMEs और सोलर फ्लेयर्स अर्थ तक पहुंचकर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स और खूबसूरत ऑरोरास बना सकते हैं। अर्थ का इंटीरियर, खासकर वो लिक्विड आउटर कोर, हमारा प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और अंदर से आने वाली एंडोजेनिक फोर्सेस पहाड़ बनाती हैं, जिन्हें बाहर से आने वाली एक्सोजेनिक फोर्सेस जो सन से पावर लेती हैं, लगातार डिन्यूडेशन के जरिए शेप करती हैं और घिसती रहती हैं। याद रखिए, ये फोर्सेस हमेशा एक्टिव है। बिल्कुल। यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो है स्केल का फर्क। एक तरफ सन से आने वाले बड़े बड़े एनर्जी बर्स्ट्स जो काफी तेजी से होते हैं, दूसरी तरफ लाखों सालों में होने वाले धीमे जियोलॉजिकल बदलाव जैसे पहाड़ों का बनना या उनका घिसना। हाँ। और ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंटरप्ले लगातार चलता रहता है और उसी प्लैनेट को शेप करता है जिस पर हम रहते हैं। बिल्कुल। और ये डिन्यूडेशन प्रोसेस, वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट सिर्फ लैंडफॉर्म्स ही नहीं बनाता, बल्कि मिट्टी बनने, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और रिसोर्स एक्सपोजर के लिए भी क्रिटिकल है। बेसिकली ये अर्थ का नेचुरल रिसाइक्लिंग और रीशेपिंग सिस्टम है। सही कहा। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है लिसनर के सोचने के लिए। हम जानते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ सदियों में ऑरोरा के पैटर्न्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आने वाली दिक्कतों के जोन्स कैसे बदल सकते हैं? थोड़ा सोचिए इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में। ग्रेट पॉइंट, बहुत सोचने वाली बात है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो अपने नोट्स में लिखकर देखिए और इन कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। शायद वो अर्थ लेयर्स वाला डायग्राम खुद बनाकर देखें जिसमें केमिकल और मैकेनिकल दोनों लेबल्ड हों। हाँ, और अगर आप इस टॉपिक पर बेस्ड एक क्विक क्विज या फ्लैश कार्ड्स चाहते हैं तो बस हमें बताइए। खोजते रहिए, कीप एक्सप्लोरिंग।